अब आप गैस का भी खुद बना सकते हैं। तो इससे निकल के आपके दो टर्म आते हैं, जो कि है पहला वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, और दूसरा आपका टर्म आता है इवेपोरेशन। तो अब इनमें क्या अंतर है भाई? अब देखो, ये वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन क्या होता है? वो वेपराइजेशन द चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। इवेपोरेशन में भी वही होता है, लिक्विड टू गैस होता है, लेकिन ये बॉइलिंग इफेक्ट में होता है, ये कूलिंग इफेक्ट करता है। मतलब ये बॉयल होता है तब होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट कर, जो गैस टू वाटर, वो लिक्विड टू गैस में चले जाते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे होता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ये बॉइलिंग पर रिजल्ट आता है। ये अपना हीटिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है। तो बॉयल जब करते हैं तो ऑब्वियसली हीट काफी ज्यादा निकलती है, तो उसमें हीट ज्यादा रिलीज होती है, तो वो हीटिंग इफेक्ट छोड़ता है। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। वो पूरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हीट चाहिए, तो इवेपोरेशन में वो अपनी सराउंडिंग से हीट ले लेता है लिक्विड में। तो जैसे ही आपको जब स्वेटिंग होती है, तो कॉटन क्लोथ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है। वो पूरा एक साइड से ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है वाटर एनर्जी, पूरी हीट। तो वो कॉटन में अपने आप ही ट्रांसफर होते होते उसके पास पहुंच जाती है, और वाटर को इनफ एनर्जी मिल जाती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, टूट जाता है, तो आपके वो वेपर्स, फिर आपके वो स्वेटिंग होती है, फिर आपका वो सब गायब हो जाता है, स्वेट जो होता है। आपके जाड़ों में, जब विंटर सीजन में जब आप खेल कर आते हैं, तो आपके पीछे से स्मोक निकल रहा होता है, तो वो इसलिए होता है, आपको हीट भी फील होती है पीछे। आपका वो इवेपोरेशन हो रहा होता है। पहले तो स्टार्टिंग में तो हीट लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ज्यादा हीट हो रही है, तो वो वाटर जो है वो स्वेट पूरी हीट एनर्जी को कलेक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के फिर गैस में बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो फिर वो इवेपोरेट होने लग जाता है। फिर ये इसी चक्कर में बाद में आपको ठंडा भी लगता है। तो वेपराइजेशन कॉजेस हीटिंग इफेक्ट, और उसके बाद ये कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। ये आ गया हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। उसके बाद आपका इवेपराइजेशन में कॉज ड्यू टू बॉइलिंग, कॉज ड्यू टू बॉइलिंग आ गया। अब आपका ये आ गया कॉज ड्यू टू वो टेक्स प्लेस, एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड टू गैस में होता है, ये भी लिक्विड टू गैस में ही होता है। तो आपका ये आ गया वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, आपका लेटेंट हीट भी हो गया। अब आते हैं कि अब ऐसी कौन सी, अब आपका पहले एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं मैं, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। खैर, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, में रुकेगा। तो फिर सॉलिड टू लिक्विड ये हीट में होता है, ये कूलिंग में होता है। यहाँ सब्सटेंस को कूल करते हैं तो सॉलिड, हीट करते हैं तो लिक्विड। अब ये से फ्रीजिंग भी आ जाती है, फ्रीजिंग और हीटिंग हो जाता है। फ्रीजिंग भी लिख सकते हो आप इसके जगह, तो ये फ्रीजिंग भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको नहीं होगी। फिर सॉलिड टू लिक्विड, ऐसी फिर लिक्विड। फिर अब इसमें बात आती है, बात ऐसी रहेगी, लेकिन अब प्रोसेसेस की हो जाएगी। अब इसमें आ जाता है सॉलिड टू लिक्विड, वो फिर क्या कहते हैं,
लिक्विड्स टू गैसेस में बात करते हैं अभी। तो इसमें अपोजिट हो जाएगा एरो। अब इसे हम कहेंगे इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, क्योंकि हमें कोई ये नहीं दिया कि रूम टेम्परेचर पर है या बॉईल कर है, तो आप इसे इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों का ही कह सकते हैं। अब इसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गैसेस नहीं लिखा, ये हो गया आपका गैसेस का। इवेपोरेशन वेपराइजेशन, अगर आपने हीट पास करी तो लिक्विड में आया, मतलब हीट तो नहीं, सॉरी गलत हो गया, खैर सही था। लिक्विड्स में अगर आप करेंगे तो हीट लगेगा, इधर करेंगे तो कूलिंग और फ्रीजिंग में होगा। खैर ये कूल फ्रीज का ही नहीं होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में जब करते हैं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जब आप, सॉरी हाई प्रेशर लीजिए आप, प्रेशर की ऐसा यूनिट पी होती है तो मैंने वही लिखा है, तो हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर, तब तो आपकी गैस, तब तो आपका वो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हायर फॉर्म में बनेगा, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, गैसेस टू लिक्विड्स। तो ऐसी कुछ चीजें भी, ऐसा कोई ये भी प्रोसेस होता है कि सॉलिड डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो रहा है विदाउट सॉलिड में आपको, ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज नोट डाउन करनी हो तो वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। तो फिर हम आते हैं गैसेस को लिक्विड्स, सॉलिड्स टू लिक्विड्स का डायरेक्ट कैसे होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, आपने कभी कैम्फर सुना है? कपूर, कैम्फर, फिर आप पेट्रोल ले लीजिए, डीजल, थिनर, थिनर तो काफी अच्छा होता है। आप कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल्स ले लीजिए, नेफ्थलीन बॉल्स को आप एक बार रूम टेम्परेचर पे कुछ मिनट्स के लिए आप खुला छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट बाद या आप जितना भी टाइम लगे, उसके बाद देखिएगा वो डायरेक्ट वेपर में आ जाता है, लिक्विड में चेंज ही नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं आपका, सारे पेट्रोल, डीजल, थिनर, फिर नेथलीन बॉल्स, कपूर जो होते हैं, कैम्फर, वो सब डायरेक्ट सॉलिड्स टू गैसेस में चेंज होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में लिक्विड स्टेट को स्किप करके हम कर सकते हैं, और हम कुछ गैसेस को डायरेक्टली तो नहीं, बीच में लिक्विड है, खैर गैसेस भी डायरेक्टली सॉलिड्स में चेंज हो जाती हैं विदाउट लिक्विड में आके। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ड्राई आइस जो होती है वो डायरेक्ट गैसेस टू सॉलिड में आप ले सकते हैं। अगर उसमें एक एटमॉस्फेयर का भी गैप आया, एक एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें भी अगर एक एटमॉस्फेयर कम आया, मतलब ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डायरेक्ट सॉलिड CO2, अगर उसमें एक एटमॉस्फेयर का भी आया गैप, एक एटमॉस्फेयर भी गैप, एक एटमॉस्फेयर भी नीचे गिरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो डायरेक्ट गैस में फॉर्म हो जाती है, और इसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे स्टोर करा जाता है। तो ये तो आपका आ गया वो प्रोसेसेस जो होते हैं। अब इवेपोरेशन भी हो गया। इवेपोरेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप वो अर्थिंग पॉट में अगर आप जब वो रखते हैं वाटर, तो कूल क्यों हो जाता है, उसमें पानी क्यों स्टोर होता है, मतलब ठंडा क्यों होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है, वो कोल्ड वाटर, जो पानी नॉर्मल होता है, वो पूरे वाटर की हीट में, पूरे उसकी अर्थिंग पॉट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और वो सरफेस पे रहता है,
बिलो द मतलब एकदम सरफेस पे रहता है, तो उसके बाद वो सरफेस पे रहकर पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे कुछ वाटर उसमें से इवेपोरेट भी हो जाता है। तो यही इसका कॉज इवेपोरेशन ही है, सरफेस में से सारी हीट ले लेता है, उसके बाद जितना वाटर को जितनी हीट मिल जाती है, जितने अमाउंट ऑफ हीट होती है, वो अगर थोड़ी जितने वॉल्यूम पानी को अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए मिल जाता है, तो तब इवेपोरेट हो जाता है। बाकी बचा हुआ पानी वैसे ही ठंडा रह जाता है, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट करता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब उसके बाद आपका फिर एक सिलेबस से बाहर का चीज है कि कितनी एनर्जी लगती है किसी भी वाटर के टेम्परेचर के राइज के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में ये नहीं दिखाऊंगा, मैं इसके लिए एक अगली वीडियो बनाऊंगा, वो आप चेकआउट कीजिएगा। वो आपके सिलेबस में ही नहीं है 9th क्लास के, लेकिन तब भी अगर आप उसे देखना चाहें कि कितने राइज ऑफ टेम्परेचर वाटर के, कितने राइज हम कर सकते, कितने राइज ऑफ टेम्परेचर अगर हम करेंगे तो उसमें कितनी वो एनर्जी लगेगी, एनर्जी जूल्स में भी होती है। वर्क जो पढ़ेंगे अभी आप फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 क्या, हाँ नहीं 11th है, उसमें आप पढ़ेंगे कि वो क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने टेम्परेचर ऑफ राइस वाटर का कितना एनर्जी लगेगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज like, comment and share, and please do subscribe my channel. Thank you.